हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीएससी लेने के लिए टेक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है और 2022 में इसके एग्ज़ाम का पैटर्न भी बदल चुका है। ठीक है, तो बदले हुए पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं आंसर हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं 10 असेसमेंट जो होते हैं एग्ज़ाम में उनको बताने जा रही हूँ, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो मेरा दावा है कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाइएगा और मार्क्स भी बहुत अच्छा लाइएगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सीएससी टेक फाइनल एग्जाम 2022 के लिए नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इसमें कुल 10 असेसमेंट हैं, जिसमें पहला असेसमेंट है इंटरप्रेन्योरशिप। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उद्यमशीलता का उदाहरण है। इनमें से कौन उद्यमशीलता का उदाहरण है। ऑप्शन है, एक पुराने विचार, मौजूदा व्यापार मॉड्यूल और कम जोखिम के आधार पर व्यवसाय शुरू करना, एक आईआईटी या एमबीबीएस कोचिंग सेंटर का अध्यापन, उच्च जोखिम के साथ एक नए ऐप या सॉफ्टवेयर के आधार पर व्यवसाय शुरू करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पुराने विचार, मौजूदा व्यापार मॉड्यूल और कम जोखिम के आधार पर व्यवसाय शुरू करना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है और प्रयोगों से बचता है। तो ये सही है या गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलत, क्योंकि एक उद्यम व्यक्ति वह नहीं होता जो कम जोखिम ले या प्रयोगों से बचे। तीसरा क्वेश्चन है, एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों के फ्यू में FEW में शामिल होता है। प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण करना आदि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यानी एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों के FEW में शामिल होता है। प्रबंधन, आयोजन, नवाचार और जोखिम ग्रहण करना इत्यादि। चौथा क्वेश्चन है, उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उद्यमिता जो है वह धन पैदा करने का एक अवसर होता है। उद्यमिता द्वारा धन पैदा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 92% स्टार्टअप शुरू करने के पहले 3 वर्षों के भीतर सफल होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 92% स्टार्टअप जो है वो शुरू होने के पहले 3 वर्षों के भीतर ही सफल हो जाए। हो सकता है कि 4 वर्षों के बाद भी वो सफल हो, या 3 वर्षों में असफल हो उसके बाद सफल हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। तो यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि सभी लोग एक नए विचार के आधार पर जो व्यवसाय शुरू करें वो हमेशा सफल ही हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है। प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं करता है। बिल्कुल सही है, एक उद्यमी को इन सभी कार्य करने पड़ते हैं। प्रबंधन भी, आयोजन भी और सभी जो निर्णय हैं वह स्वयं लेने पड़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही। अगला क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, एक सफल उद्यमी जो होगा वह बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन बन सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। एक शहर में नए प्रकार के रेस्तरां या रेस्टोरेंट शुरू करना, BPO में काम करना, एक कोचिंग सेंटर में गणित पढ़ाना, या फिर एक कंपनी में बॉस द्वारा दिए गए कार्यों को प्रबंधित करना और पूरा करना।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक शहर में नए प्रकार के रेस्टोरेंट को शुरू करना। ठीक है, तो यह उद्यमशीलता का उदाहरण कहा जा सकता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है असेसमेंट 2 एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टर। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, उद्यमी को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, जो उद्यमी होते हैं उनको धैर्य भी रखना चाहिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्य की आवश्यकता होती है जहां विचारों को साझा कर सके। बिल्कुल सही है, उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्य की जरूर आवश्यकता होती है जहां वो विचारों को साझा कर सकें, एक दूसरे के विचारों को समझ सकें। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी सत्य। अगला क्वेश्चन है, सफल होने के लिए उद्यमियों में डैश का होना आवश्यक है। उद्यमियों में डैश का होना आवश्यक है। ऑप्शन है धीरज या धैर्य, रोगी, पैसे या भाग्य। तो उद्यमियों में अगर वो सफल होना चाहते हैं तो उन्हें धीरज या धैर्य के साथ होना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही, यानी सफल होने के लिए उद्यमियों में धैर्य या धीरज का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी हैं। बिल्कुल सही है, संगठन उद्यमी नहीं होता लेकिन लोग जो होते हैं वो उद्यमी होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यवसाय के निर्माण करने में डैश समय लगता है जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादा या लंबे समय तक। ठीक है, यानी एक विचार का निर्माण करने में ज़्यादा या लंबे समय तक समय लगता है जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में भी शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही, यानी उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में भी शामिल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला असेसमेंट है आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जिसका पहला क्वेश्चन है, एक विचार एक अवसर है या नहीं। मूल्यांकन करते समय अपफ्रंट कैपिटल और R&D भर्ती लागत अधिक होनी चाहिए। सही है या गलत? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलत। ठीक है, यानी एक विचार एक अवसर है या नहीं, ये मूल्यांकन करते समय अपफ्रंट कैपिटल और R&D भर्ती लागत अधिक होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गलत। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। यानी एक सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, एक सफल उद्यमी वही है जो तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता रखता हो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सही। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कैसे पहचाने कि एक विचार एक अवसर है या नहीं। ऑप्शन है, एक विचार को मूल्यवान बनाने की आवश्यकता है, या एक विचार को ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है, या फिर दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों सही हैं। ठीक है, एक विचार को मूल्यवान बनाने की भी आवश्यकता है और एक विचार को ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने की भी आवश्यकता है। तो ये दोनों क्या हैं, सही हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा असेसमेंट है अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है,
डैश लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन, लाभ, अर्जित अवकाश शामिल है। तो किस लागत में पूछा जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अतिरिक्त लागत में। ठीक है, अतिरिक्त लागत में शामिल व्यक्तियों का वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन, लाभ तथा अवकाश जो है वो सब शामिल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त। दूसरा क्वेश्चन है, संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है जैसे सामग्री। डैश संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है जैसे सामग्री, श्रम और ओवरहेड्स, जिसका उपयोग किसी सेवा के उत्पाद या विवरण के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लागत। ठीक है, लागत कह सकते हैं हम कि लागत संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है जैसे सामग्री, श्रम और ओवरहेड्स, जिसका उपयोग किसी सेवा या उत्पाद के वितरण के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस फ्रेश, डी-मार्ट, बिग बाजार जैसी रिटेल कंपनियों के पास डैश में डिग्री रूपांतरण है, यानी क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्यम से उच्च। ठीक है, मध्यम से उच्च कह सकते हैं कि रिलायंस फ्रेश, डी-मार्ट, बिग बाजार जैसी रिटेल जो कंपनियां हैं उनके पास मध्यम से उच्च डिग्री रूपांतरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पावधि में भिन्न नहीं होती हैं, उन्हें डैश लागत कहा जाता है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत, निश्चित लागत या फिर खर्च की लागत। तो इसे कहा जाएगा निश्चित लागत। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? निश्चित लागत सही आंसर होगा इसका, क्योंकि वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पावधि में भिन्न नहीं होती, उन्हें निश्चित लागत कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लागत डैश लागत वे हैं जो पूरी तरह से भस्म हो गए हैं या वे लाभ जिनमें व्यवसाय प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है खर्च की लागत, अनपेक्षित लागत, प्रत्यक्ष लागत या फिर अप्रत्यक्ष लागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खर्च की लागत। यानी खर्च की लागत वे हैं जो पूरी तरह भस्म हो गए हैं या वे लाभ जिनमें व्यवसाय प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, डैश बेची गई वस्तुओं की लागत के प्रमुख निर्धारक हैं जो P&L कथन पर दिखाई देते हैं। ऑप्शन है अप्रत्यक्ष लागत, निश्चित लागत, खर्च की लागत या सामान का मूल्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान का मूल्य। यानी सामान का मूल्य बेची गई वस्तुओं की लागत के प्रमुख निर्धारक है जो P&L कथन पर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला असेसमेंट है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, जिसका पहला क्वेश्चन है, उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने के लिए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? ऑप्शन है आशावादी प्रकृति, संगति, रचनात्मकता या प्रतिबद्धता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मकता। ठीक है, रचनात्मकता, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया है, उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने के लिए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी रचनात्मकता की विशेषता की जा रही है। दूसरा प्रश्न है, एक सफल उद्यमी की विशेषताएं या लक्षण क्या है? ऑप्शन है जोखिम लेने वाला, लक्ष्य उन्मुख या अनिश्चितता पर कायम रहे या फिर ऊपर के सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। यानी एक जो सफल उद्यमी होता है वह जोखिम लेने वाला भी होता है, लक्ष्य उन्मुखी भी होता है और अनिश्चितता पर भी कायम रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। अगला प्रश्न है, एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्व ज्ञान या भरोसेमंद विशेषज्ञता का होना क्यों महत्वपूर्ण है? एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्व ज्ञान या भरोसेमंद विशेषज्ञता का होना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है पूर्व ज्ञान अपेक्षा गठन में योगदान देता है,
ऑप्शन नंबर बी है विचार में निवेश करने या न करने जैसे निर्णय लेने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन है पूर्व ज्ञान बहुत मदद नहीं करता है, ये एक सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों, अर्थात पूर्व ज्ञान अपेक्षा गठन में योगदान देता है और विचार में निवेश करने या न करने जैसे निर्णय लेने में भी मदद करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता है। देखिए दर्जी के बारे में कहा गया है जो कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता है, इसलिए उन्होंने एक अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट खोला, रेस्तरां खोला, लेकिन उसका रेस्तरां ठीक से नहीं चला और आखिरकार उन्हें इसे बंद करना पड़ा। क्योंकि कृपया सबसे अच्छा विकल्प चुनें। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, वह जोखिम लेने वाला नहीं था, या वह लक्ष्य उन्मुख नहीं था, तीसरा है उसे रेस्तरां चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहा गया है कि सफल दर्जी, वो क्या था, एक सफल दर्जी था। ठीक है, जो कुछ क्या करना चाहता था, नया करना चाहता था, और दर्जी होते हुए, सफल दर्जी होते हुए उसने क्या खोला, स्ट्रीट फूड रेस्तरां। ठीक है, तो चूंकि उसे पूर्व ज्ञान इसके बारे में नहीं था ना, इसीलिए वो रेस्तरां सही से नहीं चला और लास्ट में उसको बंद करना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेचते हैं, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है। ऑप्शन है आशावादी प्रकृति, लक्ष्य उन्मुखी, संचार कौशल, या फिर रचनात्मकता। यानी उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेचते हैं, तो उसके किस विशेषता की चर्चा की जा रही है। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संचार कौशल। यानी उसमें संचार कौशल जैसी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर वह अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेच रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी की विशेषता नहीं है। क्या है इसमें जो एक सफल उद्यमी की विशेषता नहीं है? एक अच्छा संचार कौशल, दूसरा मजबूत तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, तीसरा स्थिति कठोर होने पर आधे रास्ते छोड़ देना चाहिए, या फिर एक अद्वितीय और रचनात्मक समाधान के लिए एक समस्या हल करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिति कठोर होने पर आधे रास्ते छोड़ देना। ये एक सफल उद्यमी की विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जानकार रसोइये ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्तरां खोला, लेकिन जो उसका व्यवसाय था वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उसे बंद करना पड़ा। इसमें क्या गलत हुआ? ऑप्शन है उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था, या उसे बहुत अधिक प्रतियोगी थे, वे बहुत अधिक प्रतियोगी थे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह मेनू में रचनात्मक नहीं थे, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं ए नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ तो लिखा हुआ है कि एक जानकार रसोइया, अर्थात कहने का मतलब कि उसको तकनीकी ज्ञान तो था, ठीक है, लेकिन और उसने कहा चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्तरां खोला। तो चेन्नई में तो बहुत सारे दक्षिण भारतीय रेस्तरां होंगे, ठीक है, लेकिन उसका नहीं चलने का कारण यही था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रतियोगी थे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसके मेन्यू रचनात्मक नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला असेसमेंट है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसका पहला क्वेश्चन है, 3 वित्तीय पत्रक क्या है जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते हैं। ऑप्शन है बैलेंस शीट, सामान्य दैनंदिनी लाभ एंड हानि विवरण। ऑप्शन नंबर बी है बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह का विवरण, बही खाता। तीसरा ऑप्शन है नकदी प्रवाह का विवरण, सामान्य दैनंदिनी, बही खाता, नकदी। ऑप्शन नंबर डी है नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, लाभ एंड हानि विवरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट और लाभ और हानि का विवरण। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए।
अगला क्वेश्चन है, गीता की किराने की दुकान है, ग्राहकों ने पहले ही उसे 5,000 रुपये का भुगतान कर दिया है। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2,000 रुपये देने का फैसला किया। एक्यूरल बेसिस के अनुसार उसके लाभ की गणना करता है, यानी कितना लाभ हुआ है उसको उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3,000। ठीक है, ये 3,000 जो है ये उसके लाभ की गणना करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सभी आय और एक निश्चित से अधिक लागत का एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही है, बैलेंस शीट जो होता है वह व्यवसाय के सभी आय और निश्चित से अधिक लागत के रिकॉर्ड को रखता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखा जाए। चौथा क्वेश्चन है, डैश व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट और सामान्य देन देनी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है वह व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, इक्विटी और लिएबिलिटीज एक बैलेंस शीट में पहले आती है, इसके बाद संपत्ति होती है। बिल्कुल सही है, बैलेंस शीट में इक्विटी और लिएबिलिटीज पहले आती है और इसके बाद संपत्ति का विवरण होता है। चलिए छठा क्वेश्चन है, सही समीकरण का चयन करें। कुल संपत्ति बराबर कुल लिएबिलिटीज प्लस इक्विटी, या ऑप्शन नंबर बी है कुल लिएबिलिटीज इक्वल टू कुल संपत्ति प्लस इक्विटी। तीसरा ऑप्शन है कुल इक्विटी इक्वल टू कुल संपत्ति प्लस कुल लिएबिलिटीज, और डी ऑप्शन है कुल इक्विटी इक्वल टू कुल लिएबिलिटीज प्लस कुल संपत्ति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल संपत्ति इक्वल टू कुल लिएबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, सही जवाब होगा इसका। अगला है, कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। ऑप्शन है सही या गलत। तो आंसर होगा सही। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बिजनेस डैश के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता, यानी किसके बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। ऑप्शन है श्रम शक्ति, कैश, भूमि की व्यवस्था, भूमि का रूप, व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैश। ठीक है, यानी एक बिजनेस जो है वो कैश के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में लेखागार लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। दुनिया भर में लेखागार जो है वह लेन देन के रिकॉर्ड को रखने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है, दुनिया भर के लेखागार इसका प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए असेसमेंट 7 है, बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स। तो इसके क्वेश्चन को देखा जाए। इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचाने। लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचाने। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है माल या सेवाओं में रुपये में कितना मूल्य है जो व्यवसाय ने बेचा है। ऑप्शन नंबर बी है भूमि, सुविधाओं, भवनों आदि में किए गए निवेश की सूची। ऑप्शन नंबर सी है व्यवसाय में होने वाला खर्च, और ऑप्शन नंबर डी है पसंदीदा ग्राहकों की सूची और विवरण। तो देखिए यहाँ पे गैर उदाहरण पूछ रहा है, लेखांकन का गैर उदाहरण। ठीक है, तो गैर उदाहरण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पसंदीदा ग्राहकों की सूची और विवरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय के प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या हैं, यानी एक व्यवसाय की प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या होती हैं। श्रम, भूमि, पूंजी या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि एक जो व्यवसाय होता है उसमें श्रम भी लगता है, भूमि भी लगती है, पूंजी भी लगती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, व्यवसाय का उत्पादन क्या है। माल,
सेवाएं, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, क्योंकि व्यवसाय के उत्पादन में माल भी निकलता है, सेवाएं भी होती हैं, ठीक है। तो दोनों होगा, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस तरह का निवेश करना चाहिए। ऑप्शन है वित्त, शासन, रख रखाव या फिर प्रभाव। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शासन, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य यह हो गया कि शासन जो है वह अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस तरह का निवेश करना चाहिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शासन। 5वां क्वेश्चन है, निगम क्या है? निगम क्या है? ऑप्शन है बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई। ऑप्शन नंबर बी है बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग अवैध संस्था। तीसरा ऑप्शन है कई मालिक या साझेदार जिनमें कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए भी जिम्मेदार हैं। और या फिर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी निगम जो है वह कई मालिक या साझेदार जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसे कमाएं। ऑप्शन नंबर बी है सेवाओं के लिए सामान प्रदान करके खुदरा विक्रेताओं के लिए पैसे कमाएं। ऑप्शन नंबर सी सामान या सेवाएं प्रदान करके ग्राहकों के लिए पैसा कमाएं। या ऑप्शन नंबर डी सामान या सेवाएं प्रदान करके कर्मचारियों के लिए पैसा कमाएं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य यही होता है कि वो निवेशकों के लिए पैसा कमाए, ठीक है। निवेशक जिसने उसमें पैसे लगाए हैं, यानी माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसे कमाए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या हैं? ऑप्शन है एकमात्र स्वामित्व, मैत्री या मित्रता, निगम। ऑप्शन नंबर बी है एकमात्र स्वामित्व, भागीदारी या निगम। तीसरा है एकमात्र स्वामित्व, साझेदारी या स्मारक समारोह। या ऑप्शन नंबर डी है एकमात्र अध्यक्ष, भागीदारी या स्मारक समारोह। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी एकमात्र भागीदारी, एकमात्र स्वामित्व, भागीदारी और निगम। ये व्यवसाय के विभिन्न रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश के कई मालिक या साझेदार हैं जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निगम, ठीक है। निगम यानी निगम के कई मालिक या साझेदार हैं जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है एकमात्र स्वामित्व क्या है? एकमात्र स्वामित्व क्या है? एक अकेला मालिक जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है, या एक अकेला कर्मचारी जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है, या फिर एक अकेला विक्रेता जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है, या एक अकेला सहभागी जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी एक अकेला मालिक जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है, इसे ही एकमात्र स्वामित्व कहा जा सकता है। अगला असेसमेंट 8 है। अगला असेसमेंट अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग, जिसका पहला क्वेश्चन है शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को डैश कहा जाता है। शेयर धारक जो होते हैं उनको जो आय या लाभ को भुगतान नहीं किया गया है उनको, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रतिधारित कमाई, राजस्व, डिबेंचर या अधिशेष। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिधारित कमाई। प्रतिधारित कमाई क्या है? ये वो कमाई है जो शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ है।
क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन सही या गलत है, यानी क्या कहा जा सकता है इसको, दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल सही है, वर्गीकृत किया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सही। तीसरा क्वेश्चन है, बैलेंस शीट 2 दो भागों में विभाजित है, एसेट्स और लिएबिलिटीज, परिसंपत्ति और देयताएं, इक्विटी और एसेट्स, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिसंपत्तियों और देयताएं। यानी बैलेंस शीट जो होता है वह दो भागों में विभाजित होता है, पहला परिसंपत्तियां और दूसरा देयताएं। अगला क्वेश्चन है, गैर परंपरागत परिसंपत्तियों में डैश शामिल हैं जो आमतौर पर 1 वर्ष में अधिक समय तक रहता है। ऑप्शन है संयंत्र, संपत्ति और स्थापना। ऑप्शन नंबर बी है संयंत्र, संपत्ति और उपकरण। तीसरा ऑप्शन है पेनकांत, संपत्ति या उपकरण, और चौथा ऑप्शन है संयंत्र, संपत्ति और प्रयोग। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयंत्र, संपत्ति और उपकरण। ठीक है, संयंत्र, संपत्ति और उपकरण। गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में संयंत्र, संपत्ति और उपकरण शामिल है जो आमतौर पर 1 वर्ष में अधिक समय तक रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, डैश को आय का विवरण भी कहा जाता है, किसे? नगद आमद विवरण, लाभ और हानि विवरण, तुलन पत्र या सामान्य जर्नल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाभ और हानि विवरण। यानी लाभ और हानि विवरण को आय का विवरण भी कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या हैं? वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या हैं? ऑप्शन है कैश इन्वेंट्री, डिलीवरेबल, लॉन्ग टर्म लोन और एडवांस। ऑप्शन नंबर बी है मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, गैर वर्तमान निवेश, नगद इन्वेंट्री, अमूर्त संपत्ति, गैर वर्तमान निवेश, या फिर नगद इन्वेंट्री, प्राप्य, अल्पकालिक ऋण और अग्रिम। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्तमान संपत्ति के प्रकार क्या क्या हैं? नगद, इन्वेंट्री, प्राप्य, अल्पकालिक ऋण और अग्रिम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डैश शीट एक विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर 1 तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में। नगद आमद विवरण, लाभ और हानि बयां, तुलन पत्र या फिर लेजर शीट। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तुलन पत्र। ठीक है, तुलन पत्र क्या है? एक तुलन पत्र शीट एक विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है और आमतौर पर 1 तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तुलन पत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, वे संपत्तियां हैं डैश, वे संपत्तियां हैं जिनके 1 वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपभोग होने की उम्मीद है। ऑप्शन है वर्तमान संपत्ति, वर्तमान देनदारियां, गैर तत्कालिक परिसंपत्ति या फिर गैर मौजूदा देनदारियां। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान संपत्ति। यानी कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जिनके 1 वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपभोग होने की उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल का मूल्य है डैश, कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है। ऑप्शन है अतिरिक्त, राजस्व, डिबेंचर या अधिशेष। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त। यानी अतिरिक्त क्या है? कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है। चलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। असेसमेंट 9 आ गया। ये है मार्केटिंग एजुकेशन हैंडलिंग क्वेश्चंस एंड कंसर्न, जिसका पहला क्वेश्चन है, एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने? एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने? ऑप्शन है ग्राहकों की चिंताओं को समझें। ऑप्शन नंबर बी है उत्पाद को बढ़ावा दें,
तीसरा ऑप्शन है दोनों सही, या चौथा ऑप्शन कोई सही नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों सही हैं। एक विश्वसनीय सलाहकार जो ग्राहक की चिंताओं को भी समझता है और उत्पाद को भी बढ़ावा देने के बारे में सोचता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए? ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए? ऑप्शन है किसी वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहकों को प्रेरित करना उसकी ज़रूरत है, या ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी सुनिश्चित करना है। तीसरा, दोनों सही हैं, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी हमें ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए। इसका सही जवाब है किसी वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहकों को प्रेरित करने के लिए और ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी को सुनिश्चित करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों सही हैं, क्योंकि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा क्या है? दोनों सही हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है, आनंद के लिए सुनने को डैश कहा जाता है। यानी कोई भी चीज़ जब आनंद के लिए सुना जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रशंसात्मक श्रवण, कलात्मक श्रवण, प्रेरणादायक श्रवण, या फिर अनुभवजन्य श्रवण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशंसात्मक श्रवण। यानी आनंद के लिए जब कोई चीज़ सुना जाता है तो उसको प्रशंसात्मक श्रवण कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, सेवा का वादा ग्राहक को उत्पाद के सुनिश्चित डैश और डैश के समय पर वितरण के बारे में दिया गया आश्वासन है। ऑप्शन है अखंडता और निश्चितता, ऑप्शन नंबर बी है ईमानदारी और विशेषता, तीसरा ऑप्शन है मात्रा और गुणवत्ता, और चौथा ऑप्शन है विविधता और गारंटी। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रा और गुणवत्ता। ठीक है, यानी सेवा का वादा ग्राहक को उत्पाद के सुनिश्चित मात्रा और गुणवत्ता के समय पर वितरण के बारे में दिया गया आश्वासन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पाद को बढ़ावा देता है? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। एक विश्वसनीय सलाहकार कभी भी ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पाद को बढ़ावा नहीं देता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गलत। अगला प्रश्न है, ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य का है? व्यवसाय के लिए मूल्य का है, बिल्कुल सही है। ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर ही उत्पादों का नवाचार जो है व्यवसाय के लिए मूल्य का होता है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सही। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राहक सेवा के वादे में से एक है जो ग्राहक चाहता है वितरित करना। ऑप्शन ए सही या गलत? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सही। एक ग्राहक सेवा के वादे में से है जो ग्राहक चाहता है वितरित करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी बिक्री पिच की सही संरचनाओं का चयन करें। हुक और उद्देश्य, रुक और उद्देश्य, रुक और विषय, या फिर नुक्कड़ और विषय। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हुक और उद्देश्य। ठीक है, हुक और उद्देश्य। एक अच्छी बिक्री पिच की सही संरचनाओं का चयन हुक और उद्देश्य द्वारा होता है। असेसमेंट 10 है, मार्केटिंग एजुकेशन वैल्यू, जिसका पहला क्वेश्चन है, ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है? ग्राहक किसी विशेष दुकान से ही खरीदारी क्यों कर रहा है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्योंकि ग्राहक अपने द्वारा दुकान के अंदर उपलब्ध कराए गए एसी को महत्व देता है। ऑप्शन नंबर बी है क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि ग्राहक दुकान के मालिक के साथ दोस्ती को महत्व देता है। यह चौथा ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी इसीलिए करता है क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो उसे दुकान प्रदान करती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन का चयन करें।
पहला ऑप्शन है मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण या मूल्य पर कब्जा। दूसरा ऑप्शन है मूल्य पर कब्जा, मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण। तीसरा ऑप्शन है मूल्य निर्माण, मूल्य पर कब्जा, मूल्य वितरण। और चौथा ऑप्शन है मूल्य वितरण, मूल्य निर्माण, मूल्य पर कब्जा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मूल्य निर्माण, उसके बाद मूल्य का वितरण और उसके बाद मूल्य पर कब्जा। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है सही कथन का चयन करें। मूल्य स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी है मूल्य विक्रेता द्वारा बेची गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। तीसरा ऑप्शन है मूल्य स्टोर के स्वामी द्वारा छूट दी गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। और चौथा ऑप्शन है मूल्य ग्राहक द्वारा उपभोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मूल्य जो है वह ग्राहक द्वारा उपभोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आपने सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखा होगा, तो आप उसको देख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए और बिल्कुल रट जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगले वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत।